हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं इतिहास विषय की एमसीक्यूज प्रैक्टिस। और यह हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें एक पार्ट हमारा मध्यकालीन भारत के इतिहास को लेकर के चल रहा है। यहीं दूसरा पार्ट अगर बात करेंगे तो यह जो है आधुनिक भारत के इतिहास को चल रहा है। अगली क्लास जो है हमारी आज की वो है गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल जो है यह एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी परीक्षा के लिए, और यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगर नहीं भी पूछे जाते तब भी आप जो है मूल्यांकन की दृष्टि से इस टॉपिक को जो है बहुत महत्वपूर्ण मानिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के जो अगर आप प्रत्येक गवर्नर जो है उसका समय याद करते हैं तो बहुत सारी घटनाओं को जो है आपस में जोड़ सकते हैं। तो वही चीज़ जो है करने के लिए और उनके समय पर क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं, ये संपूर्ण इतिहास को जो है आपके टॉपिक के जो भी क्वेश्चन बनते हैं और जो भी फैक्ट पूछ जाते हैं उनको लिंक करने का कार्य करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों को। और जब जिद जीत की हो ना तो लश्कर नहीं देखे जाते, जब संकल्प ले ही लिया है कि अब जंग जीतनी है तो ये मायने नहीं रखता कि कितनी भीड़ है, कितना संघर्ष है या फिर कितना कठिन एग्ज़ाम है, इस बात को मायने नहीं रखना है। और जो है आपको लगातार क्या करना है, प्रयास करना है। मेरी बातें जो है, पहली बात क्या है कि आपको लगातार क्या लिखनी है, क्लास लेनी है। दूसरी बात जो है अगर हो सके तो प्रश्न का जो डिस्क्रिप्शन बताया जाता है उसको लिखने का प्रयास करना है, क्योंकि लिखना भी कहीं ना कहीं एक जो है याद करने का तरीका होता है। और चूंकि एमपीपीएससी की जर्नी होती है ये लिखने से लेकर के ही जो है शुरू होती है, और लिखना ही जो है इसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो मेंस आपका कवर करवाएगा। अन्यथा कितना भी चीज़ें आपको याद हों वह जो है अगर सही प्रेजेंटेशन आप लिख नहीं पाते हैं तो वह कोई मतलब का नहीं होता है, क्योंकि मेंस में एग्जैक्ट टाइम में एग्जैक्ट चीज़ें लिखनी होती हैं। तो लिखना दूसरी बात जो है, दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन है आपको क्या करना है, रेगुलर जो है क्लास का टेस्ट देना है। अगर आपको नहीं पता कि टेस्ट कैसे होता है, कहाँ पर होता है, जो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं वही क्वेश्चन का टेस्ट आपसे जो है टेलीग्राम चैनल पर होता है। और यह टेस्ट का टाइमिंग जो है आपको 9:10 पर जो है टेस्ट मिल जाता है। तो आप उसे ज़रूर दीजिएगा। ये 3 चीज़ें कीजिएगा, निश्चित रूप से आप जितना भी कराएंगे प्रश्न जो है आपके जो है अधिकांश प्रश्न जो है अपने क्लास से देखने को मिल जाएंगे। बस ये लगातार करते रहिएगा, भरोसा बनाए रखिएगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, जहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिएगा यहाँ से जो है 3-4 प्रकार से प्रश्न बनता है। एक स्लाइड में जो है हम हर प्रश्न को कवर कर देंगे। तो यहाँ से अगर देखिएगा जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। इसके बाद जो है इसी प्रकार के जो अगले प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर नहीं लिए हुए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम व्याख्या में वो प्रश्न कवर करेंगे, अन्यथा प्रश्नों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है तो उतने प्रश्न नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न कम करेंगे लेकिन व्याख्या में जो है फैक्टों कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है बंगाल को लेकर के, बंगाल को लेकर के पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम अथवा अंतिम गवर्नर कौन था। और एक प्रश्न पूछा जाता है आपको भारत को लेकर के जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, फिर पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, फिर पूछे आपसे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, और फिर पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये 4 प्रकार के प्रश्न ये बनते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल ये प्रश्न पूछा जाता है। और भारत में जो पूछा जाता है आपसे आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपसे पूछा जाता है भारत का जो है वाइस राय कौन था। प्रथम जो है आपसे वाइस राय को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, वाइस राय को लेकर के जो है प्रश्न पूछा जाता है। और फिर आपसे पूछा जाता है कि अंतिम वाइस राय भारत का जो है कौन था, अंतिम वाइस राय कौन था। तो अंतिम वाइस राय, तो इतने प्रश्नों के अगर आप जवाब दे देते हैं तो ये जो है पहला और अंतिम वाला काम खत्म हो जाएगा। तो जब बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो वह जो है क्लाइव जो क्या है बंगाल का प्रथम गवर्नर है। और बंगाल के अंतिम गवर्नर की बात करेंगे तो वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का अंतिम गवर्नर है। वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का क्या है, अंतिम गवर्नर है। और जो अंतिम होता है वही क्या है, प्रथम, आपको याद रखना है। तो वारेन हेस्टिंग के समय पर 1773 का क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और उस
एक्ट के तहत, यानी कि एक प्रकार का ये कानून है, उस कानून के तहत जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो यही जो अंतिम था वही क्या बन गया, प्रथम गवर्नर जनरल बन गया, यानी कि वारेन हेस्टिंग क्या हो जाएगा, आपका प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल जो है वह था आपका, जब बात करते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, तो विलियम बेंटिक जो है वो क्या है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है। विलियम बेंटिक जो है बंगाल का कौन था, अंतिम गवर्नर जनरल था। और इसके समय पर जो है एक कानून आता है 1833 का अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत बंगाल के क्या, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, जो अंतिम था, यानी कि विलियम बेंटिक ही जो क्या हो जाएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बातें, पहले बंगाल का होता था। मतलब क्या है कि इस समय तक जो है 1833 तक कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, अंग्रेज़ों का शासन लगभग संपूर्ण भारत में हो गया था। इसलिए यह ज़रूरत था कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसे भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया जाए। तो जो प्रथम है आपका क्या हो जाएगा, प्रथम वाइसराय। देखिए गवर्नर जनरल की बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, अब वाइसराय की बात करते हैं। एक्चुअली में 1857 की जब क्रांति हुई तो जो देसी रियासतें थी उन्होंने कहा कि हम गवर्नर जनरल के अधीन जो है नहीं रहना चाहते, हम सीधा ब्रिटिश महारानी के अधीन रहना चाहते हैं। तो ब्रिटिश महारानी तो डायरेक्ट यहाँ पर कंट्रोल करेगी नहीं, तो ब्रिटिश महारानी के प्रतिनिधि के तौर पर जो है वाइसराय बनाया गया। क्या बनाया गया, वाइसराय बनाया गया। और यह वाइसराय और गवर्नर जनरल कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं होता था। वाइसराय जो है देसी रियासतों के लिए जब शासन प्रशासन का कार्य होता था तो वाइसराय के रूप में कार्य करता था। जब वही काम जो है ब्रिटिश भारत के शेष हिस्सों के लिए करता था तो वो गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता था। तो प्रथम वाइसराय के रूप में कौन बनते हैं, ये कैनिंग साहब बनते हैं। और चूंकि 1857 की क्रांति के बाद की ये घटना है तो 1858 का जो है कानून आया था, अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम से गवर्नर जनरल का एक नाम वाइसराय भी दिया गया था, जो कि महारानी का प्रतिनिधि होता था। और अंतिम वाइसराय कौन था, तो माउंटबेटन जो है अंतिम वाइसराय था, जो कि देखिएगा वाइसराय था। अंतिम वाइसराय कौन था, माउंटबेटन था, जिसके समय पर भारत क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो माउंटबेटन के बाद में जो है अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को बनाया जाता है, जो प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, क्योंकि ये वाइसराय जहाँ शब्द एक प्रकार की ब्रिटिश महारानी की प्रतिनिधि का प्रतीक था, तो 1947 के अधिनियम के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो ये कहा गया कि वाइसराय जो है ये प्रतिनिधि का एक प्रतीक है महारानी की, तो भारत आज़ाद हो चुका है, पुनः उसका नाम बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, इससे जो है आपके लगभग सभी प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएंगे। प्रथम पूछ रहा है, प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है, शब्दों पर गौर कीजिएगा, गवर्नर नहीं पूछ रहा है, गवर्नर जनरल पूछ रहा है। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। तो आपका सही जवाब जो है ये वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। इनका टाइमिंग जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। क्लाइव के टाइमिंग की बात करें तो 2 बार बनता है, एक बार 1758 से 60 के लिए बनता है और एक बार जो है ये 1765 से लेकर के 67 के लिए बनता है। वारेन हेस्टिंग जो है ये 1772 से लेकर के 86 तक जो है रहता है। विलियम बेंटिक ये 1828 से लेकर 1833 तक इसका समय है। कैनिंग का समय जो है 1856 से शुरू होता है और ये 1856 से जो है शुरू होता है, 1861 के आसपास तक जो है ये रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न में देखिए हम समय ज़रूर लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपको जो है उतना सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे जो है आप अधिक से प्रश्न अधिक कवर कर सकते हैं। सच्चाई को स्वीकार कीजिएगा, सिर्फ प्रश्नों को टिक करने से आप टेस्ट नहीं निकाल सकते, ये मेरी गारंटी है। ध्यान रखना, मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज ले लूँगा और उसमें सिर्फ उत्तर टिक कर लूँगा, क्लिक कर लूँगा, उनको याद कर लूँगा तो ये सिलेक्शन पॉसिबल है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं अपने जो है अपने एक लंबे अनुभव के साथ में जो है चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आप जहाँ एक दूसरा व्यक्ति है वो एक प्रश्न के साथ में 10 फैक्ट कवर कर रहा है और आप सिर्फ एक फैक्ट कवर कर रहे हैं, तो किसका ज़्यादा मटेरियल होगा। तो आप भाई कहेंगे जो कोई 10 फैक्ट कवर कर रहा है, तो 10 फैक्ट जो कवर कर रहा है तो और साथ ही साथ वो चीज़ें कवर रहा है जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं साथ, क्योंकि प्रश्न का डिस्क्रिप्शन करने से क्या होता है चीज़ें क्लियर होती हैं।
तो ये जो है हमेशा आगे रहेगा, तो आप इसको प्राथमिकता दीजिएगा। और ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि प्रश्नों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वही जो है बेस्ट होगा, कि हमने इतने प्रश्न लगा लिए, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि मतलब इसके अंतर्गत का कंटेंट कितना हो रहा है। और यही जो है सिलेक्शन की मेन प्रोसेस है। और ये जो है ऐसा पढ़ाते भी लोग कम हैं, सच्चाई है। क्योंकि एक प्रश्न के साथ में अत्यधिक जानकारी देने के लिए जो है माइंड में जानकारी भी तो होना चाहिए भाई। अगर आप एक प्रश्न को जो है क्या है एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ लिखने की कैपेसिटी ऑन द जो है टाइम प्रेजेंट करने की जो है आपकी माइंड की प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, तभी जो है यहाँ पर चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो इनको भी जो है आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है आप जो है उम्मीद रखिएगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, आपका प्रश्न है। अब पूछ रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। अगर आपका समय याद है तो आप क्या कर पाएंगे, इनका जवाब दे पाएंगे, या फिर अनुमान लगाने की आपकी क्षमता है गवर्नर जनरल के हिसाब से, तो देखेंगे 1764 में क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की संधि जो है ये बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी, 1765 में हुई थी। और दो संधियाँ हुई थी, हालांकि उतना महत्व तो नहीं है दो संधियों का, हमें उत्तर निकालने के लिए समय सिर्फ बताना है वर्ष। क्लाइव का पुनः आगमन, तो देखिए थोड़ा सा काफ़ी नज़दीक है। पहले क्लाइव भारत में आया था, बाद में संधि हुई थी, क्योंकि संधि किसने की हुई थी, क्लाइव ने की हुई थी। तो पहले क्लाइव आएगा ना भारत, तभी तो संधि होगी। क्योंकि ये संधि किसके द्वारा की गई थी, क्लाइव द्वारा मुगल बादशाह से की गई थी। तो पहले भारत में क्या आएगा, 1765 में ही जो है क्लाइव आया हुआ था। अब ये 12 अगस्त की संधि है, तो यूँ मान लीजिएगा कि जून जुलाई में आया होगा, ठीक है। तो जून में लिख देता हूँ यहाँ पर, लेकिन मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, मैं अनुमान से बता रहा हूँ। क्योंकि 12 अगस्त को क्या हुई थी, 12 अगस्त को संधि हुई थी, तो 12 अगस्त से पहले ही आया होगा। तो जून कह सकते हैं, जुलाई कह सकते हैं, या फिर मैं इसे काट देता हूँ, लेकिन ये पहले का है। तो और वारेन हेस्टिंग का गवर्नर बनना, तो गवर्नर जो है 1772 में जो है ये गवर्नर बने थे, 1786 तक जो है रहे आए थे। हालांकि 1772 के बाद जो है 73 के बाद इसे गवर्नर जनरल कहा गया था। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, तो दिए गए ऑप्शन में अगर देखोगे तो बक्सर का युद्ध जो है सबसे पहले हुआ था। क्लाइव पहले भी भारत में था, लेकिन यहाँ शब्द क्या लिखा हुआ है, पुनः आगमन, दूसरी बार आगमन। तो 1760 में वह जो है भारत से चला गया था। बाद में क्लाइव ये वही व्यक्ति है जो बाद में क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी ऐसा प्रश्न पूछे किस गवर्नर ने बाद में आत्महत्या कर ली थी, तो वो कौन था, क्लाइव था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बक्सर का युद्ध जो है आपका सही हो जाएगा। अब क्लाइव को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो हम अगले प्रश्न में इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। इन्हें जो है हिंदुस्तान का शेर भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद में विलियम पिट द्वारा ये शब्दावली दी गई थी, सॉरी, शेर इन्हें जो है सम्मानित किया गया था ऐसा कह करके। और जो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो है ने कहा हुआ था, स्वर्ग से उत्पन्न जो है सेनापति, ये बात कही गई थी किसके द्वारा, संसद थे कि प्रधानमंत्री भी रहे हैं विलियम पिट, ब्रिटिश संसद में विलियम पिट। और इन्हें जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या कहा जाता है, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सबसे पहला बात दिमाग में जो आना चाहिए कि बनारस विद्रोह सर ये कब हुआ था। तो यह जो विद्रोह है, बनारस का विद्रोह, यह 1781 की घटना है। किसकी घटना है, 1781, 1781 की घटना है। तो ये क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। फिर ये कहाँ पर हुआ था, तो ये काशी में हुआ था। फिर आपके पास में दिमाग में ये प्रश्न आएगा क्यों हुआ था ये। तो भाई हुआ यूँ था कि यहाँ के राजा जो थे, चेतन सिंह यहाँ के क्या थे, बनारस के राजा थे। क्या नाम था, चेतन सिंह जो है यहाँ के राजा थे। और जो अब समय से देखिए गवर्नर कौन होगा, बंगाल का गवर्नर कौन होगा, वारेन हेस्टिंग का समय याद कीजिएगा, 1772 से 86 तक है। तो गवर्नर कौन होगा, वारेन हेस्टिंग जो है यहाँ का क्या था, वारेन हेस्टिंग जो है गवर्नर था इस टाइम पर, वारेन हेस्टिंग गवर्नर था। और होता क्या है कि चेतन सिंह की जो रियासत थी जिसका नाम है काशी राज्य हुआ करता था, यहाँ पर जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में क्या लगा दिया जाता है, टैक्स लगा दिया जाता है। और ये टैक्स जो है नहीं देते हैं राजा चेतन सिंह, और टैक्स नहीं देते हैं तो फिर वारेन हेस्टिंग जो है कलकत्ता से चल करके इनके पास में आता है, कलकत्ता से चल करके आता है। और राजा चेतन सिंह जो है लड़ाई शुरू कर देते हैं इनके खिलाफ, इन्हें यहाँ से भगाने के लिए। और ये कई लोग इतिहासकार कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए ये पहला संघर्ष था। तो चेतन सिंह जब लड़ाई शुरू कर देते हैं तो एक बड़ी फौज थी ब्रिटिश सेना के साथ में, तो
यहाँ की जो जनता थी तो अपने राजा को गुलामी की दास्ता में देख करके उनसे सहा नहीं गया, और यहाँ की जनता ने क्या किया, जनता ने जो है राजा के साथ क्या कर दिया, एक बड़ा विद्रोह कर दिया, और वारेन हेस्टिंग को मजबूरन यहाँ से क्या करना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। और ये पूरी की पूरी जानकारी जो है एक काशी का जो घाट है जिनका नाम है चेत घाट, चेत घाट, वहाँ पर जो है एक शिलालेख लगा हुआ है, उसमें ये पूरी की जानकारी जो है दी गई है। तो क्या प्रश्न पूछा गया है आपसे, प्रश्न ये पूछ रहा है कि नेतृत्व किसने किया था, तो आप जो है ये बता देंगे, और बाकी जानकारी जो भी आपसे आगे कभी पूछी जाती है तो वो भी आप जो है बता देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न है आपसे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है किससे संबंधित है। तो ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का सबसे पहले भाव समझिएगा। यूँ मान लीजिएगा, यह जो है एक मैं छोटा सा राज्य बना रहा हूँ, और ये राज्य कौन सा है, ये अंग्रेज़ों का राज्य है, ब्रिटिश राज्य है। और ये लोग जो क्या, अब इनके चारों ओर क्या होती थी, रियासतें होती थी, क्या होती थी, चारों ओर क्या हैं, ये रियासतें हैं, मतलब राजाओं महाराजाओं देसी रियासतों के क्या हैं, ये राज्य हैं। तो अंग्रेज़ों ने ऐसी नीति अपनाई हुई थी कुछ गवर्नर ने कि अगर हम इन राज्यों की सुरक्षा करें जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, क्या हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, अगर इनकी सुरक्षा करेंगे तो हमारा राज्य क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ, इसे जो है घेरे की नीति भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, घेरे की नीति भी कहा जाता है, और इसे रिंग फेंस की नीति भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये सभी प्रश्न जो है पूछे गए हैं, और ये अलग अलग नामों से पूछे गए हैं। तो रिंग फेंस की नीति भी इसे कहा जाता है। और इस नीति के पालन करने वाले जो है मुख्यतः में दो गवर्नर देखने को मिलते हैं जो इस नीति को अपनाया हुआ था। शुरुआत में जो है, शुरुआत में ये अपनाई जाएगी जब अंग्रेज़ों की जो है शक्ति कमज़ोर थी। तो पहले जो शुरुआती गवर्नर थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग, ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग। और दूसरे जो थे बेलेजली, कौन थे, लॉर्ड बेलेजली। बेलेजली जो है दूसरे गवर्नर थे। जहाँ वारेन हेस्टिंग का समय 1772 से लेकर के 86 तक है, वहीं वेलेजली का जो समय है ये 1799 से लेकर के 1805 तक का समय जो है किसका है, बेलेजली का है। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे, 1805 तक का समय इनका हो जाएगा। इन दोनों ने यह नीति जो है अपनाई हुई थी, और इस नीति के तहत इन्होंने क्या किया था, पड़ोसी राज्यों को सुरक्षा करने की जो है इन्होंने बात की हुई थी। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है किससे संबंधित है। तो दिए गए ऑप्शन में देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग अलग बात है, ये 1813 से लेकर के 1823 तक जो है क्या रहते हैं, गवर्नर रहते हैं, ये बात अलग है। और जो है वारेन हेस्टिंग बात अलग है। डलहौजी जिसका शासनकाल जो है 1848 से लेकर के 56 तक रहता है, हड़प नीति के लिए जाना जाता है, आगे चर्चा करेंगे। और ये जो है हो जाएगा, अपना प्रश्न का विवरण हो जाएगा। देखिएगा, अगर हम वारेन हेस्टिंग की कुछ मैं बातें बताऊं यहाँ पर, तो फटाफट जो है आपको ध्यान रखना है। प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है, तो कोई भी प्रश्न पूछे, मुझे पता नहीं क्या पूछेगा, लेकिन जो है पूछेगा तो इसलिए में आपका बन जाएगा। तो इन्हीं के समय पर जो है 1773 का क्या आता है, कानून जो है, यानी कि जिसे अधिनियम कहते हैं, 1773 का अधिनियम आया था। 1774 में इन्हीं के समय पर जो है एक क्या बनवाया गया था, न्यायालय बनवाया गया था, जैसे कलकत्ता में क्या कहते हैं, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। लॉर्ड एलिजा इम्पे जो है क्या थे, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और इन्हीं ने जो है शिक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा, एक मदरसा की भी स्थापना की हुई थी। मदरसा स्कूल टाइप का है मदरसा, कलकत्ता में ही इन्होंने ये मदरसा भी बनवाया हुआ था। और अगर बात की जाए वारेन हेस्टिंग के समय की, तो ये क्या थे, भारत के जो है प्रथम, भारत के कहता हूँ, बंगाल के जो है प्रथम क्या हैं, ये गवर्नर जनरल भी थे। और अगर वारेन हेस्टिंग की अन्य बातें की जाएंगी तो इन्हीं के समय पर जो है कौन सा भी जो हम पीछे पड़ा हुआ है, बनारस विद्रोह भी क्या हुआ था, इन्हीं के समय पर जो है 1781 में हुआ था। 1781 में बनारस विद्रोह है, राजा चेतन सिंह का हुआ था। और एक बहुत खास बात है कि इन्होंने जो है क्लाइव द्वारा क्या किया गया था, द्वैध शासन, देखना अभी आगे प्रश्न सब रिपीट होने लगेंगे, यहाँ पर जानकारी कर लीजिएगा, तो वहाँ इतना डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। द्वैध शासन जो है क्लाइव द्वारा बंगाल में लगाया गया था, तो उस द्वैध शासन को इन्होंने क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और इसके अलावा इन्होंने जो है एक बात और की हुई थी कि दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय को जो है अलग अलग तरीके से स्थापित किया हुआ था। तो इतनी बातें आप क्या करेंगे, इसमें अगर याद कर लेते हैं तो आपका जो है प्रश्न कवर हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास में, देखिए वही प्रश्न आ गया, तो यहाँ पर मैं इसका चर्चा नहीं करूँगा। थोड़ा सा आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा, देखिए उल्टा प्रश्न है, ये लागू की गई थी। तो जब लागू करने की बात की जाए तो क्लाइव द्वारा लागू की गई थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ख़त्म किसके द्वारा किया गया था, तो
वारेन हेस्टिंग द्वारा ख़त्म किया गया था। द्वैध शासन में जहाँ एक तरफ है बंगाल के नवाब का शासन होता था, वहीं दूसरी तरफ जो है अंग्रेज़ों के पास में भी जो है शासन के राइट होते थे। दीवानी जो है राजस्व संबंधी अधिकार अंग्रेज़ों के होते थे। यही जो क्या था दोहरा शासन, यानी कि दो लोग शासन कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा क्लाइव को लेकर के इनका बात क्लियर रखिएगा। एक बार ये जो है 1758 से लेकर के 1760 तक बंगाल के गवर्नर बनते हैं और यही जो है बंगाल के क्या हैं प्रथम गवर्नर भी हैं। 1758 में पहली बार बने थे, 1757 का युद्ध जीता हुआ था, प्लासी का युद्ध है, और उसके बाद में जो है प्रथम गवर्नर बनते हैं। लॉर्ड क्लाइव दूसरी बार जो है 1765 में भारत आते हैं, 1767 तक रहते हैं। और जो डलहौजी की बात करेंगे तो ये 1848 से लेकर के 56 तक जो है क्या रहते हैं। मैं बताऊंगा कि अगर आप ये समय याद कर लेते हैं तो कैसे जो है चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं, मैं बता भी दूंगा। आगे जो है प्रश्न भी आपके सॉल्व होंगे इससे। और आप जानते हैं कि सेम टू सेम प्रश्न नहीं आते होते एग्जाम में, तो अगर आप जो है डिस्क्रिप्शन तैयार रखते हैं तो उससे अनुमान लगा करके कम से कम 2 ऑप्शन आप क्रॉस कर देते हैं, तो जब 4 में से नहीं 2 में से तुक्का लगाया जाता है तो 50% में अधिकतम चांस होते हैं कि आपका सही हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका जवाब तो भाई सीधा सा है कि ये जो है वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। लेकिन अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन नहीं बताऊंगा तो फिर आप क्या कहेंगे कि ऐसे पढ़ा दिया। देखिएगा, जब ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के, क्या थे, गवर्नर जनरल थे, यानी कि 1772 से 1786 तक के बीच की बात है। और एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था नंद कुमार। क्या नाम था? नंद कुमार। और नंद कुमार जो है बंगाल के पहले दीवान रह चुके थे। इन्होंने जो है 1775 में क्या किया, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में जो है इन पर एक अभियोग लगाया। क्या लगाया? इन पर जो है एक अभियोग लगाया। और अभियोग लगाने के बाद इन पर ये आरोप ये था कि जो मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र, आपने पढ़ा होगा मीर जाफ़र को, मीर जाफ़र की विधवा थी जिसका नाम था मुन्नी बेगम। क्या नाम था? मुन्नी बेगम जो है मीर जाफ़र की कौन थी? विधवा थी। और इनका जो है बेटे के संरक्षण के लिए वारेन हेस्टिंग ने जो है 3.5 लाख रुपए लिए हुए हैं। कितने लाख रुपए? 3.5 लाख रुपए लिए हुए हैं। ये इन पर क्या था? आरोप था। और जो वारेन हेस्टिंग की ही मित्र रहते हैं, क्या नाम था भाई, अब कुछ नाम था उस न्यायाधीश का, कलकत्ता के न्यायाधीश का, तो वो संबंध के व्यक्ति रहते हैं। तो उल्टा मुकदमा जो है इन्हीं के ऊपर लग जाता है, नंद कुमार के ऊपर। नंद कुमार को क्या हो जाती है? फांसी दे दी जाती है यहाँ पर। तो इन पर जो है ब्रिटिश संसद में जो क्या लगाया जाता है, फिर इसी आरोप पर महाभियोग लगाया जाता है कि इनकी वजह से क्या हुआ है, उसको जो है फांसी हुई है। हालांकि बाद में जो है इन्होंने सफाई दी कि मैंने जो कुछ भी ये किया हुआ है मैं ब्रिटिश साम्राज्य के हित में किया हुआ है, तो फिर बाद में जो है इन्हें माफ़ कर दिया जाता है। तो ये जो है इनकी कहानी है। तो वारेन हेस्टिंग क्या है आपका सही हो जाएंगे, लॉर्ड हेस्टिंग। तो इनके जब बात करते हैं तो यह है 1813 से लेकर 23 तक क्या करते हैं? शासन करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, वेल्लोर विद्रोह की बात करते हैं हम। इसकी वेल्लोर विद्रोह की बात करते हैं तो देखिएगा, जो वेल्लोर का विद्रोह है किस गवर्नर जनरल के समय पर हुआ था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो वेल्लोर का विद्रोह अगर आपको ये पता है कि कब हुआ था, तो वेल्लोर का विद्रोह जो है देखिएगा यहाँ पर अगर आपसे पूछ जाए कब हुआ था, तो यह विद्रोह जो है 1806 में हुआ था। कब हुआ था? 1806 में जो है यह विद्रोह हुआ था। और अगर अन्य बातें देखेंगे तो कि कहाँ पर हुआ था, तो यह जो है मद्रास में हुआ था। और मद्रास के जो है सेना द्वारा किया गया था। वो भी जो कौन थे? भारतीय सैनिक थे। मद्रास से प्रेसिडेंसी में जो भारतीय सैनिक थे उनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था। फिर आपसे प्रश्न होगा कि क्यों किया गया था, तो यह जो है सांस्कृतिक प्रतिबंध के कारण किया गया था। किसके कारण? सांस्कृतिक प्रतिबंधों के कारण किया गया था। अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था कि जो कोई भी व्यक्ति दाढ़ी रखेगा, तिलक लगाएगा, मूछा रखेगा, तो उसको जो है सेना से क्या है वंचित किया जाएगा, या फिर वो नहीं रख सकता है। तो ये धर्म का प्रतीक माना जाता है। तिलक लगाना भाई क्या धार्मिक प्रतीक है। तो फिर लोगों ने क्या कर दिया, सेना ने विद्रोह कर दिया। और
अगर आप ये समय देख पा रहे हैं कि 1806 में हुआ था, तो आप आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि किसके समय की बात हो रही है। अगर आपको गवर्नर जनरल का समय याद है तो यहाँ पर गवर्नर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक गवर्नर के समय पर कई घटनाएं होती हैं, तो उस घटना का समय और गवर्नर का समय अगर आपको पता है तो आसानी से बता सकते हैं। मुझे तो पता है, मैं देखता हूँ कौन सा उत्तर निकलता है। 1772 से लेकर के 1786 तक ये गवर्नर रहता है, तो घटना 1806 की है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होने वाला है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 56 तक रहता है, तो ये घटना तो 1806 की ही, इसका भी मिसमैच हो रहा है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर के 1823 तक रहता है, तो ये भी नहीं होने वाला है। तो आपका कहोगे क्या होगा, तो फिर जॉर्ज वेलो होगा। अब देखिएगा यहाँ पर इतनी जगह तो नहीं है, मैं पूरा क्रम बता दूँ। देखिएगा सबसे पहले जो गवर्नर रहता है क्लाइव रहता है। कौन रहता है? क्लाइव रहता है। क्लाइव के बाद में अगर यहाँ पर आप जो है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सबसे पहले जो गवर्नर रहता है वो कौन रहेगा? क्लाइव रहेगा। क्लाइव के बाद में कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग बनता है। वॉरेन हेस्टिंग के बाद में जो है कॉर्नवालिस बनता है। कॉर्नवालिस के बाद में जो है आपका गवर्नर जनरल जो रहता है वो जॉन शोर रहता है। कौन रहता है? जॉन शोर रहता है। और जॉन शोर के बाद में आप ध्यान रखेंगे कि वेलेजली जो है यहाँ का गवर्नर जनरल रहता है। कौन रहता है? वेलेजली जो है यहाँ का गवर्नर जनरल रहता है। और वेलेजली के बाद में जो है जॉर्ज बेलो रहता है। कौन रहता है? जॉर्ज बेलो रहता है। और जॉर्ज बेलो के बाद में जो है आपको मिल जाएगा मिंटो। ये मिंटो कौन सा है? प्रथम वाला मिंटो है, मिंटो प्रथम। फिर जो है हेस्टिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हेस्टिंग हो जाएगा। और हेस्टिंग के बाद में एडम हो जाएगा। और एडम के बाद में एम हर्स्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एम हर्स्ट। एम हर्स्ट। और एम हर्स्ट के बाद में जो है बेंटेक हो जाएगा। ये पूरे के पूरे क्या है? बंगाल के मैंने यहाँ पर गवर्नर बता दिए। आगे से जो आएगा तो बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर, सॉरी बंगाल के पूरे गवर्नर जनरल और गवर्नर दोनों बता दिए। अब जो है भारत का यहाँ से गवर्नर जनरल शुरू हो जाएगा। तो ये जो है व्यक्ति जॉर्ज वेलो, वेलोजली की बात, यानी कि 1805 में जो है वेलोजली का शासन खत्म होता है, तो 1806-7 में जो है 6-7 में जो है ये रहता है जॉर्ज वेलो। और मिंटो 1807 से लेकर 13 तक रहता है। हेस्टिंग 13 से 23 तक। एडम जो है 1823 में। और एम हर्स्ट 23 से लेकर 28 तक। और ये है 28 से 33 तक। तो ये घटना हो जाएगी इनके समय की। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज बारलो। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना, तो उसका सही जवाब होगा कि कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। देखिएगा, न्यायिक संगठन की शुरुआत तो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। और इसने जो है दीवानी यानी कि जो सिविल मामलों के लिए अलग न्यायालय, और जो क्रिमिनल यानी कि फौजदारी के लिए अलग न्यायालय स्थापित किया हुआ था। लेकिन जो है कॉर्नवालिस के समय पर जो है व्यवस्थित रूप दिया गया था। देखिए, भारत में अगर पूछा जाए कि पुलिस सेवा का जनक किसे कहते हैं, पुलिस सेवा का जनक किसे कहते हैं, आपसे पूछे कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक, पुलिस सेवा का जनक। आपसे पूछे न्यायिक सेवा का जनक, न्यायिक सेवा का जनक। और आपसे पूछे पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा। और आपसे पूछे स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त। ये जो है कॉर्नवालिस के सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। और इन्होंने ही जो है न्यायिक सेवा के अंतर्गत एक संहिता बनाई थी। क्या बनाई थी? 1793 में जो है एक संहिता बनाई थी, इसे कानून कहते हैं। 1793 में बनाई हुई थी, इसे कॉर्नवालिस संहिता कहा गया था। और ये पूरा का पूरा क्या था? अंग्रेजों का क्या था? संविधान था, जिसके तहत जो है शासन चलता था। शासन नहीं, मतलब इसके तहत जो पूरे पूरी न्याय व्यवस्था चलती थी। आपको जान करके हैरानी होगी, जो इंडियन पैनल कोड बना हुआ है, जो भारत में आज भी लागू है, तो वो कहीं ना कहीं यही जो है इसकी जड़ है। ठीक है, तो अभी तक जो है वही का वही सिस्टम चल रहा है। तो आप उसे मेनर रहिएगा। तो यहाँ पर जो है कानून जो है आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, थोड़ा सा संशोधन करके जो है वही चीज़ें लागू की गई हैं। तो कॉर्नवालिस, जिसका समय जो है 1786 से लेकर के 1793 तक जो है समय रहता है, ये वो व्यक्ति है कि प्रशासक था, अच्छा प्रशासक था। जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पर भेजती है तो ये कहता है मैं नहीं जाऊँगा। क्या कहता है? कि मैं नहीं जाऊँगा। इंडिया का गवर्नर बनने के लिए जो है ब्रिटेन में लोग रोते थे कि मुझे गवर्नर बना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर इतना पैसा कमाने का अवसर मिलता था। तो ये व्यक्ति क्या कहता था? मैं जाऊँगा एक कंडीशन पर कि मुझे जो है वीटो पावर दी जाए। तो इसे वीटो पावर भी दी गई थी, तब ये गया हुआ था। ठीक है, तो कॉर्नवालिस आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि पुलिस सेवा की जो है शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कॉर्नवालिस द्वारा जो है पुलिस सेवा की शुरुआत की गई थी। और कॉर्नवालिस ने जो है 20 से लगभग 30 वर्ग मील के दायरे में जो है क्या किया था, एक सीआई की स्थापना की हुई थी, यानी कि एक थाना की स्थापना की हुई थी। और आपको जानकर वही हैरानी होगा, जिसे सर्कल इंस्पेक्टर कहा जाता था, वर्तमान में दरोगा शब्द उसी समय का है। तो आज भी जो है दरोगा ही कई जगह पर चलते हैं, गांव के लोग जो है दरोगा ही जानते हैं। तो एक थाने का जो है इंचार्ज होता है दरोगा, तो ये उसी के द्वारा बनाया गया था। एक कंपनी की शान और शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि होता था, तो कौन था? दरोगा था। कॉर्नवालिस के समय पर हुआ था ये। आगे बढ़ जाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है एक बार तो गवर्नर जनरल बनता है 1793 से लेकर के, सॉरी क्या लिख रहा हूँ भाई, 1786 से लेकर के 93 तक बनता है। लेकिन ये दूसरी बार भी गवर्नर जनरल बनता है। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होती है, और परीक्षा में शायद ऐसा प्रश्न आ गया ना तो क्या है, फंस जाओगे। 1805 में बनता है ये। 1805 में बेले जली के जो है बाद जो है गवर्नर जनरल बनता है, लेकिन 2 से 3 माह ज़्यादा से ज़्यादा टिक पाता है। इसके बाद इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो कार्यकाल बहुत कम है, तो यहाँ पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, 2 बार ही गवर्नर जनरल बना हुआ है। तो कहाँ पर इसकी जो है कब्र बनी हुई है? गाजीपुर में जो है इसकी कब्र बनी हुई है। कॉर्नवालिस, जहाँ कॉर्नवालिस संहिता पुलिस सेवा, सिविल सेवा, न्यायिक सेवा इत्यादि के लिए और स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना जाता है। अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त गहराई से। बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? देखिए, बेलेजली की बात की जाए तो ये व्यक्ति वो है जो कि 1798 से लेकर के 1805 तक क्या करता है, ये शासन करता है। 1805 तक क्या करता है, शासन करता है। और इसने जो है शुरुआत में इनकी औकात देखिएगा, जी हाँ मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ तो ये इनकी रियलिटी है, ये कि यह जो है एक मतलब कंपनी के रूप में कार्य करते थे, कि मतलब हम आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे और हमसे अगर आप क्या कर लेते हो, सहायक संधि कर लेते हो। क्या कर लेते हो? सहायक संधि कर लेते हो। सहायक संधि का मतलब क्या है? इनकी संधि ऐसी होती थी कि हम आपको क्या करेंगे, अगर आपको किसी राजा से खतरा है तो हम आपको सिक्योरिटी गार्ड देंगे। जैसे कि वर्तमान में कंपनियां अभी भी सुरक्षा के लिए जो है सिक्योरिटी गार्ड प्रदान करती हैं, तो ऐसे ही सिक्योरिटी गार्ड देंगे, यानी कि सेना देंगे। और जैसे वर्तमान में सेना की सैलरी जो उन्हें देनी पड़ती है सिक्योरिटी गार्ड की, तो वैसे ही सेना का जो है व्यय वो स्थानीय राजा को क्या करना होगा, वहन करना होगा। और राजा और कंपनी के मध्य में संधि होती थी, इसे सहायक संधि कहते थे। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट जो है 1798 में किसके द्वारा लाया गया था? 1798 में बेलेजली के द्वारा लाया गया था। और कई राजाओं ने क्या किया, इस संधि को स्वीकार किया। अब ऐसे में क्या हुआ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए भाई, समय दीजिए मुझे, तो मैं आपके इतिहास की जो है जड़ जो है क्या करूँगा, मजबूत करूँगा। जल्दी में मत रहिएगा, क्योंकि ये एक लेंदी सब्जेक्ट है। यकीन मानिए, अगर पीएससी में इतिहास से सब्जेक्ट पकड़ लेते हैं तो बाकी सब्जेक्ट आपको जो है क्या बहुत छोटे लगने लगेंगे। तो क्या कह रहा हूँ कि सहायक संधि जो होती थी तो सेना का व्यय राजा को देना पड़ता था। अब जो है राजा के पास में जो है बढ़िया कोई चिंता नहीं रहती थी, और जो राजा की सेना होती थी वो क्या हो जाती थी, लल्लू पंजू हो जाती। मतलब कि भाई सेना और घोड़ा अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या है, मारे जाएंगे, वो जो है कमज़ोर हो जाएंगे। तो सेना जो इनकी क्या हो जाती थी, मतलब उतनी योग्य नहीं रह जाती थी। और बाद में ये कह देते थे कि भाई राजा साहब क्यों ऐसा कर रहे हो, फालतू में सेना को जो है आप क्या कर रहे हो, ये वेतन दे रहे हो, हम आपको दे रहे हैं ना सुरक्षा। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ कि राजा जो है अपनी शक्ति से कमज़ोर हो गया। वो किस पर डिपेंड हो गया, अंग्रेज़ों पर डिपेंड हो गया। अब जब चाहे अपनी सुरक्षा व्यवस्था हटा लेंगे तो जो पड़ोसी राज्य होगा तो क्या कर लेंगे, इसको दबोच लेगा। और ये ऐसे कह देते थे कि भाई हम यहाँ सेना हटाएंगे तो इसको दबोच लेना और फिर हमको आधा माल दे देना। तो ऐसे ऐसे करके ये भारत की हर रियासत को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। और ये सहायक संधि जो है, चूँकि आप जानते हैं कि ये समझ नहीं पाए लोग, और भारतीयों में एकता का भाव नहीं था, आपस में लड़ाई होती थी। तो फिर सब रियासतों ने क्या किया, धीरे धीरे करके जो है ये इनकी सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार किया।
याद रखिएगा किस किसने किया हुआ है, मैं पूरे के पूरे यहाँ पर लिखा देता हूँ कब किया हुआ था। बाकी आगे जो है इनसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर किसी का अलग अलग प्रश्न पूछा गया है कि भाई इसने कब किया था, इसने कब किया था, इसने कब किया था। तो मैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, टॉपिक को कवर करना है, ना कि प्रश्नों की संख्या को काउंट करना है। तो आप जो क्या कीजिएगा, उनको जो है एक तरीके से नोट कर लीजिएगा कि किसने कब किया हुआ है, ठीक है। तो बेले जली की सहायक संधि व्यवस्था, बहुत प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सहायक संधि व्यवस्था पहली बार किसने लाई हुई थी, बेले जली ने, और उसके तहत किस किस राज्यों ने जो है इस व्यवस्था को स्वीकार किया था। तो 1798 में शुरू होती है, तो सबसे पहला जो राज्य था 1798 में किया था। फिर आपसे पूछे कि 1799 में किसने किया था, फिर आपसे पूछे कि 1801 में किसने किया था, फिर आपसे पूछे कि 1802 में किसने किया था, फिर आपसे पूछे कि 1803 में किसने किया था, और फिर आपसे पूछे कि 1804 में किसने किया था, और फिर आपसे पूछे कि 1818 में किसने किया था। अगर आप इतने याद कर लेते हैं तो आईएएस वगैरह की, देखिए यूपीएससी की परीक्षा में भी क्या होता है, चीज़ें यही आती हैं, बस उसमें ये कर दिया जाता है कि भाई यहाँ पर यही धर देगा एक साइड से, मतलब 4 ऑप्शन में धर देगा, फिर कहेगा इनको क्रम से लगाओ, कोडिंग दे दी जाएगी। तो अगर आपकी छोटी छोटी चीज़ें कंप्लीट है ना, तो बड़ा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं बड़ा प्रश्न जानबूझ करके नहीं लाता, क्योंकि यहाँ समझाने में फिर बाद में से टेस्ट में देने से दिक्कत होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं तो छोटा प्रश्न हो बड़ा प्रश्न हो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा भाई। मैं जो है सॉल्यूशन ऐसा थोड़ी ना करा रहा हूँ, जो है एक लंबी मेहनत का परिणाम है जो आपके सामने दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है सच्चाई है और मेहनत भरी हुई है, आपको जो है परीक्षा में इस चीज़ का एहसास होगा जब आप जो है चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। कहीं की भी टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिएगा, गारंटी है, किसी भी एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिएगा। हालांकि मैंने भी जो है टेस्ट सीरीज़ बनाई हुई है, और कई जगह टेस्ट सीरीज़ मेरी भी जो है अच्छी अच्छी एकेडमी में पहुंचती हैं, तो वहीं वही क्वेश्चन को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू लिखती है। लेकिन अपने पास में भी क्या है ना कि मंच नहीं है, ठीक है, उतना बड़ा मंच नहीं है कि जो है चीज़ें क्वालिटी समझ सकें लोग। तो वही चीज़ें आपको मिल रही हैं निःशुल्क में, इसका फ़ायदा लीजिएगा। 1798 देखिएगा जब आपसे पूछे तो सबसे पहले ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सबसे पहला राज्य कौन था जिसने सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार किया था, कौन था। हैदराबाद का निज़ाम ने जो है इसको स्वीकार किया था। 1799 में 2 राज्यों ने स्वीकार की थी, किसने, एक तो ध्यान रखना है मैसूर, मैसूर का वोडियार वंश हमने पढ़ा था पिछली उसमें। मैसूर और तंजौर 2 राज्यों ने क्या की थी, 1799 में स्वीकार की हुई थी। 1801 में ध्यान रखना अवध राज्य ने सहायक संधि व्यवस्था स्वीकार की थी। 1802 में वसीन की संधि हुई थी, और जो बाजीराव द्वितीय नाम का पेशवा था, क्या नाम था, बाजीराव द्वितीय जो पेशवा था उसने स्वीकार की हुई थी, यानी कि मराठा राज्यों का जो पेशवा होता था। तो मैसूर की जगह पर मैं क्या लिख देता हूँ, पेशवा लिख देता हूँ कि पेशवा ने जो है इसे स्वीकार किया था। और 1803 में जो है भोंसले ने स्वीकार किया था, ये भी जो है बरार के थे भोंसले, मराठा भी थे ये भी। 1804 में अगर बात करेंगे तो अपने सिंधिया साहब ने स्वीकार किया था, यानी कि दौलत राव सिंधिया, मध्य प्रदेश में जो गहराई में से और बताएंगे, ग्वालियर की संधि कहते हैं इसे, बस इतना यहाँ याद रखिए, सिंधिया ने स्वीकार किया था। और 1818 में जो है होलकर साहब ने स्वीकार किया था, क्या नाम था उनका, तुकोजी राव होलकर द्वितीय, ठीक है, तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया था। तो ये जो है आप इनका क्रम ध्यान रखेंगे, अच्छे से अच्छे प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। मैंने देखे हुए यही प्रश्न आते हैं। कई बार आपसे पूछ लेगा कौन सा सुमेलित नहीं है, इनको समय दे देगा। कई बार पूछे क्रम से लगाइए, कौन सबसे पहले किया था, कौन बाद में किया था, ऐसा जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप इतनी चीज़ें कर लेते हैं तो बन जाएगा। आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा राज्य कौन था। देखिए मराठों में अगर यहाँ पर देखेंगे तो पेशवा है आपका सबसे पहला, जो 1802 में की हुई थी, और वो कौन थे मराठा, बाजीराव पेशवा। तो पेशवा ने जो है क्या है स्वीकार की हुई थी, द्वितीय नहीं है भाई, द्वितीय है, कौन है, द्वितीय, बाजीराव द्वितीय जो है हो जाएगा। अब अगर इसकी कहानी बताऊंगा तो भाई ये मध्य प्रदेश के इतिहास में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बताई जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास से जो है मामला ज़्यादा जुड़ा हुआ है। यशवंतराव होलकर और दौलत राव सिंधिया और पेशवा दोनों मिल जाते हैं, और यशवंतराव होलकर फिर गुस्सा होकर के उसके मतलब आक्रमण कर देता है पेशवा के यहाँ पर। तो पेशवा भाग करके अंग्रेजों से क्या करता है, वसीन की संधि करता है, और वसीन की संधि 1802 की वही सहायक संधि व्यवस्था है। तो जहाँ पर प्रश्न है वहाँ पर जो है चूंकि चीज़ें यहाँ पर नेशनल लेवल की हैं, तो नेशनल लेवल पर इतिहास पढ़िएगा, क्योंकि हर प्रश्न का जो है अपना एक क्या होता है, दायरा होता है। ना कि पढ़ाने के तो ऐसा है भाई कि एक टॉप क्वेश्चन से ही जो है चीज़ें कवर हो सकती हैं बहुत सारी। अब देखिएगा वही प्रश्न आ गया, यहाँ पर जो है चर्चा कर लेते हैं। 1802 की वसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य पर हुए थे, तो ध्यान रखिएगा एक राज्य है जिसका नाम है होलकर राज्य। और मैप से चीज़ें बताऊँ क्या,
मैं आपसे बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक राज्य था जिसका नाम था, ये नागपुर में जो है पेशवा का जो है प्रमुख जो है पहले पूना में हुआ करता था। ठीक है, पूना महाराष्ट्र में, बाद में जो है चलिए वहीं पर जो है क्या हो गया अभी इतना पूरा दिन, यूँ समझिएगा ये है जो है पेशवा का क्या है, पेशवा का क्या है, ये मतलब राज्य है। और होलकर राज्य कहाँ पर होता था, ये इंदौर के आसपास में जो है होलकर राज्य होता था। ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, इंदौर का मतलब होलकर राज्य है। और एक राज्य होता था क्या, सिंधिया, सिंधिया जो है ग्वालियर में, तो लगभग ग्वालियर जो है मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ग्वालियर एग्जैक्ट नहीं सांकेतिक लोकेशन है, तो ये ग्वालियर राज्य हो जाएगा। ग्वालियर के जो इस समय शासक होते हैं वो कौन होते हैं, दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया। अभी मराठा मैंने पढ़ाया नहीं हुआ है, बताऊंगा तो वहाँ और चीज़ समझ में आएंगी। और यहाँ पर जो शासक होता है यशवंत राव प्रथम होता है, मध्य भारत का नेपोलियन यशवंत राव होलकर प्रथम होता है। और यहाँ पर जो पेशवा होता है उसका नाम है क्या, बाजीराव द्वितीय। ये क्या है, पेशवा है, ये रघुनाथ राव का पुत्र था, बड़ा वो आदमी था, पूरा अंग्रेजों से मिल गया था। तो बाजीराव द्वितीय जो है ये क्या होता है, इसी का पुत्र था, दत्तक पुत्र है नाना साहब, जो फिर 1857 की क्रांति में लड़ेंगे। तो एक यहाँ पर जो है मराठों की ही सब शाखाएं थीं, मराठों की एक शाखा थी भोंसले, तो वो नागपुर में शासन करती थी, और एक शाखा थी गुजरात के बड़ौदा में गायकवाड़। तो कहीं ना कहीं गायकवाड़ों को तो इन्होंने क्या कर दिया था, दबोच लिया था। तो दौलत राव सिंधिया और पेशवा ये दोनों क्या है, मतलब मिले हुए थे, इनके संबंध अच्छे थे, इनके संबंध जो है क्या थे, अच्छे थे। अब ये दोनों नीचा दिखाने के लिए यशवंत राव होलकर वो क्या करते हैं, दबाते हैं, यशवंत राव के भाई की जो क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। अब यशवंत राव पर भी क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, परंतु जीत नहीं पाते। यशवंत राव होलकर ने यहाँ पर क्या किया, आक्रमण किया, और इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, पराजित कर दिया। पेशवा भागते हुए कहाँ गया, बसीन गया। बसीन यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, यहाँ पर बसीन में जो है बम्बई के अंतर्गत अंग्रेज़ों का हेडक्वार्टर हुआ करता था, यहाँ पर गया और अंग्रेज़ों से क्या करता है, 1802 में कहता है भाई मुझे सहायता चाहिए। किसकी सहायता चाहिए, सेना की सहायता चाहिए। अंग्रेज़ों ने कहा दस्तखत करो, दस्तखत कर दिए इसने, अपनी सेना खत्म करो। अब जैसे जैसे अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ती गई, ये सीधा कह देते थे भाई अब तुम्हारे पास कोई सेना नहीं रहेगी, जब हमारी सेना रहेगी उसका व्यय आप दोगे, और जो है आपके दरबार में हमारा जो है एक प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है, तो ऐसी बातें होती थी। तो ये किसके मध्य में हो जाएगी, तो हमने चीज़ें देखी, आपको समझ में आ गया होगा, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य में। तो बारीक बारीक सा अंतर है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहा था, देखिए नेपोलियन कहाँ का है, नेपोलियन एक फ्रांस का बहुत बड़ा सेनापति है, मतलब बहुत योग्य है, यूँ मानिएगा इतिहास में नाम, इससे तुलना करते हैं भारतीय शासकों की। इतिहास लिखने का जो है सही तरीका नहीं था ये, अंग्रेज़ों का कहीं पक्षपातपूर्ण तरीका है, क्योंकि भारतीय शासक भी क्या है, काफ़ी वो हुए हैं, कहीं इनसे ज़्यादा ताकतवर थे, इनसे ज़्यादा पावरफुल थे, समुद्रगुप्त वगैरह, उनका नाम ही जो है अलग है। लेकिन ठीक है, समय के साथ में अगर जो है कोई अच्छा इतिहास का लेखक होगा तो नए सिरे से इतिहास लिखा जाएगा, और गवर्नमेंट कभी सोचेगी तो इसमें चेंजेस जरूर होंगे। तो नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप, मतलब जब नेपोलियन पूरे यूरोप महाद्वीप जो है क्या है, ठीक है, तो ये मैंने भूमध्य सागर बनाया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये वाला हिस्सा है ये क्या कहलाता था, यूरोप महाद्वीप कहलाता था। ये अपना इंडिया वाला हिस्सा है, ये भूमध्य सागर का हिस्सा है, और ये पुर्तगाल वगैरह ये सब हिस्से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दबदबा, जो फ्रांस का एक सेनापति था जिसका नाम था नेपोलियन, उसने पूरे इसमें दबदबा बना रखा था। वहीं भारत में इस समय पर जो है कौन, ब्रिटिश साम्राज्य की जो है झंडा लहरा रहा था। यहाँ ब्रिटिश समाज जो है उखड़ा पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम है आपका बेलेजली है, वो व्यक्ति जो क्या कर रहा था इस समय पर अपना ध्वज, सॉरी आंसर शीट में उत्तर हेनरी लॉरेंस दिखा रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये जो है ऐसा होगा। तो ये हो नहीं सकता कि हेनरी लॉरेंस इतना योग्य सेनापति नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। ये जहाँ तक है बात होगी तो ये या तो
बेलेजली की होगी या फिर डलहौजी की होगी, तो मैं दो में से थोड़ा सा स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि आंसर शीट मुझे गलत लग रही है। तो आपका जो है या तो डलहौजी होगा या तो आपका क्या होगा, बेलेजली होगा, और आपको टेस्ट में जो है इसका सही वो मिल जाएगा। तो इस समय पर जो है भारत में ध्वज फहरा रहा था। अगर डलहौजी की बात की जाए तो 1848 से लेकर के 56 तक शासन करते हैं। और भारत में अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा किसने साम्राज्य विस्तार किया था, तो वो कौन था, डलहौजी था। बेलेजली जो है अपनी सहायक संधि व्यवस्था के लिए जाना जाता है, किस लिए, सहायक संधि व्यवस्था के लिए जाना जाता है। और डलहौजी जो है साम्राज्य विस्तार, बहुत सी सारी बातें हैं, चाहे संचार व्यवस्था हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे रेलवे हो, ये सब इन्हीं के समय पर विकसित हुई थी। साथ ही साथ इन्होंने जो साम्राज्य विस्तार करने की नीति अपनाई थी उसे क्या कहते हैं, हड़प नीति कहते हैं। कौन सी नीति कहते हैं, हड़प नीति। व्यापकता का सिद्धांत, या इसी को जो क्या कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो ये नाम ध्यान रखिए, अलग अलग नाम उस पर अभी आगे और चर्चा करेंगे। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है क्या है, आंग्ल नेपाल युद्ध जो है किसके समय पर हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध की अगर बात की जाए तो यह है, आंग्ल मतलब अंग्रेज, नेपाल मतलब नेपाल को लेकर के हुआ युद्ध। तो यह जो है 1814 से लेकर के 1816 के मध्य में क्या है, आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। ठीक है, 1814-15 में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। दो युद्ध हुए हैं, तो इसी बीच में दो युद्ध हुए थे। अब आप बताइएगा कि इस समय पर जो है गवर्नर जनरल कौन होगा भाई, गवर्नर कौन होगा। अगर आपने समय याद किया होगा, वारेन हेस्टिंग कब है समय भाई इसका, 1772 से लेकर 86 तक का समय है। डलहौजी का जो है 48 से लेकर 56 तक का समय है, 1848 से लेकर के। हेनरी लॉरेंस का समय इसका पता नहीं। लॉर्ड हेस्टिंग का समय जो है 1813 से लेकर के 1823 तक का समय है। तो कहाँ पर मैच हो रहा है, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर 1814 और 16 दोनों बीच में आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गवर्नर हो जाएगा। देखिएगा कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, एक तो गवर्नर को लेकर के पूछा गया है, दूसरा प्रश्न जो है संधि को लेकर पूछा गया है कि आंग्ल नेपाल युद्ध में कौन सी संधि हुई। तो संधि का नाम ध्यान रखना, सुगौली की संधि। कौन सी संधि, सुगौली की संधि, ध्यान रखना। सुगौली की संधि कब हुई थी, 1815 में जो है सुगौली की संधि हुई थी। शायद प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान हुई होगी। तो कई बार संधियाँ जो आ जाती हैं मिलाने के लिए, कौन सी पहली हुई थी, तो ऐसे ध्यान रखें। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है सर थॉमस मुनरो, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, टॉमस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टॉमस, टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर जनरल रहे हैं। देखिएगा थोड़ा सा प्रश्न कठिन लेवल का है, लेकिन दिमाग लगाएंगे तो फिर क्या है, प्रश्न लड्डू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लड्डू बन जाएगा। देखिएगा जो भारत का जब से गवर्नर होता था ना, तो भारत का गवर्नर होता था सबसे पहले, क्या होता था, भारत का गवर्नर होता था। और उसके अधीन जो है तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर होते थे, एक बम्बई में होता था, एक मद्रास में होता था, और एक कलकत्ता में होता था। ठीक है, तो भारत का गवर्नर जब मुख्यतः कलकत्ता में रहता था, तो इन तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर होते थे। तो प्रश्न आपका ये पूछा गया कि मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था। ठीक है, मद्रास के पूछ रहा है, तो मुख्य गवर्नर जनरल से न लेकर के थोड़ा सा घुस करके प्रश्न पूछा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी जो है इतिहास में पढ़ा हुआ है, तो उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि जो दक्षिण भारत था, कौन सा भारत था, दक्षिण भारत था। इस दक्षिण भारत में जो है पूरी की पूरी में एक व्यवस्था चलती थी। कौन सी व्यवस्था चलती थी, इसे कहते थे रैयतवाड़ी व्यवस्था। तीन व्यवस्थाएं पढ़ेंगे अभी हम कृषि में, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और बंगाल में जो चलती थी स्थायी बंदोबस्त चलती थी। कौन चलती थी, स्थायी बंदोबस्त। और जो यहाँ पर चलती थी ऊपर की साइड में, उसे महालवाड़ी कहा जाता था। क्या कहते थे, महालवाड़ी व्यवस्था। तो तीन जो है राजस्व व्यवस्थाएं हैं, तो इन्हें याद रखना। अब जो है स्थायी बंदोबस्त किसने बनाया हुआ था, ये तो कॉर्नवालिस ने बनाया हुआ था। लेकिन जो रैयतवाड़ी व्यवस्था बनाई थी ना, किसने बनवाई हुई थी भाई, ये रीड और मुनरो नाम के दो विद्वानों ने बनवाई हुई थी। रीड और मुनरो ने जो है इसे लागू किया हुआ था। और ये मुनरो कोई और नहीं है, यही है। अगर आपको ये पता है किस गवर्नर के समय पर यह व्यवस्था बनी थी, तब आप अनुमान लगा सकते हैं। और यह व्यवस्था जो है 1820 में बनती है। और 1820 में इस समय पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग था। कहो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई 1820 में व्यवस्था शुरू होती है। तो मुनरो ने जब ये व्यवस्था शुरू की थी, तो मुनरो का भी समय है, ये मुनरो का ही समय है। तो बताइए 1820 कहाँ से हो रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो आप क्या कहेंगे, ये वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को।
कैसे जो है आपको क्या करना है, प्रश्न का अनुमान लगाना है, तो आपका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो कई बार चीज़ें बहुत कठिन दी जाती हैं, लेकिन एग्जामिनर कोई ना कोई आपकी समझ को छोड़ देता है, हिंट दे देता है। और ये चीज़ें आपको कब पता चलेंगी, जब आप क्या करेंगे, लंबा अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये चीज़ें थोड़ा सा, एक प्रांत के गवर्नर का समय याद करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर प्रांत में भाई गवर्नर होते थे। मुख्य गवर्नर का तो समय नहीं याद कर पाते हैं, प्रांतीय गवर्नर का कौन याद करेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना सीखना है। ये कब सीखेंगे, जब आप चीज़ें सिर्फ क्वेश्चन ना लगा करके जो है थोड़ा सा माइंड को अपने क्या बनाएंगे, ब्रॉड बनाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। किस गवर्नर जनरल ने कुशासन आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को जो है ले लिया था। तो अगर आप ये बात देखेंगे कि किसने ये ले लिया था, देखिए मैसूर राज्य जो वर्तमान कर्नाटक में पड़ता है, इस मैसूर राज्य को आप जानते हैं कि 1799 में क्या होती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है, और तुरंत ही जो है अंग्रेज क्या कर लेते हैं, इसमें सहायक संधि कर लेते हैं। और सहायक संधि जो है ये वोडियार वंश से हो जाती है। किससे हो जाती है, वोडियार वंश से हो जाती है। आगे चल करके अब अंग्रेजों का मन हुआ कि भाई सत्ता कमज़ोर है, तो इसको क्या कर लिया जाए, हड़प लिया जाए। क्या कर लिया जाए, हड़प लिया जाए। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ पर जो है अच्छा शासन नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, कुशासन मतलब बुरा शासन है, आप कानून के तहत जो शासन नहीं चलाते, इस आधार पर आपके राज्य को हड़पा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, हड़पा जा रहा है। कुशासन के आधार पर जो है इसका विलय किसके द्वारा कर लिया जाता है, आगे चल करके जो है यह 1799 में पहले क्या होती है, यहाँ पर सहायक संधि व्यवस्था होती है। और फिर इसके बाद में 1831 में जो क्या कर लिया जाता है, विलय कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, 1831 में विलय कर लिया जाता है। अब बताओ 1831 किसका समय है, तो आप अपने मन से उत्तर निकाल लेंगे। 1831 किसका समय है, तो आप कहेंगे डलहौजी का तो सर 1848 से लगा करके आपने 56 तक बताया हुआ है। और हेस्टिंग का जो है 1823 से लगा करके कब तक बताया हुआ है, सॉरी 1813 से लगा करके 23 तक बताया हुआ है। और विलियम बेंटिक का जो है 1828 से लेकर के 35 तक बताया हुआ है। अगर आप इसका पता भी नहीं है ना, अगर ये भी उत्तर होगा तब भी जो है आप निकाल सकते हैं। यानी कि 3 ऑप्शन का हमें क्या होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। कई बार हमें सही उत्तर ना पता हो तब भी निकाल सकते हैं, अगर 3 ऑप्शन की सटीक जानकारी है। तो ये समय कहाँ पर मैच हो रहा है, तो कहोगे यहाँ पर जो है 1831 का समय मैच हो रहा है। तो किसने विलय किया था, विलियम बेंटिक द्वारा विलय किया गया था। विलियम बेंटिक बहुत खतरनाक आदमी हो गया ये, क्यों, क्योंकि अभी तक जो है आप जानते होंगे कि यह जो है सिर्फ सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है। सिर्फ सामाजिक सुधार नहीं हुए हैं भाई, इसका एक दूसरा रूप है, मतलब कि हड़पने का भी एक रूल है इसका। ठीक है, सामाजिक सुधार अभी इसके देखेंगे, बहुत सारे सामाजिक सुधार, चाहे दास प्रथा, ठगी प्रथा, सती प्रथा इसी के समय पर हुई थी। तो इसका जो हम वो चीज़ें देख लेते हैं कि इसने विलय किसको किसको किया हुआ था। तो इसने जो है जयंतिया राज्य को, जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये पूर्वी में पड़ता है। इसे जयंतिया राज्य को क्या करता है, ये 1835 में विलय करता है। क्या करता है, 1835 में जो जयंतिया राज्य को कुप्रशासन के आधार पर ही क्या कर लेता है, विलय कर लेता है। और यही जो जिसे आप बेलेजली कहते हैं, इसे कुर्ग जो कर्नाटक में ही पड़ता था, 1834 में क्या कर लेता है, कुर्ग का विलय कर लेता है। और यह जो है मैसूर को भी जो है 1831 में मैसूर को विलय कर ले। 3 राज्यों का विलय इसने किया था कुप्रशासन के आधार पर। और अवध का विलय आगे चल करके लॉर्ड डलहौजी करेगा, इसी तरीके से 1856 में जो है डलहौजी कर लेगा। यही कारण है कि बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में खतरनाक लड़ाई लड़ेगी। तो ऐसा जो है आपको करना है। आगे बढ़ जाते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था। देखिए, जब हम विलियम बेंटिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, विलियम बेंटिक की बात करते हैं, तो इसके समय पर जो है देखिए ठगी प्रथा का भी क्या हुआ, अंत हुआ। ठगी प्रथा का भी, दास प्रथा का भी, हालांकि दास प्रथा पूर्णतः बाद में खत्म होती है। सती प्रथा का भी इसके समय क्या हुआ, अंत हुआ। तो ठगी प्रथा हो, चाहे दास प्रथा हो, चाहे वो आपकी कौन सी प्रथा हो, ठगी, दास और सती प्रथा, इन तीनों का जो है इसके समय पर क्या हुआ था, अंत हुआ था। इस बात को आपको क्या करना है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो चलिए बाद में बातें देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जब ठगी प्रथा का अंत जो है, इसके लिए क्या किया था इसने, कैप्टन सिलीमैन को क्या किया था, नेतृत्व मतलब नियुक्त किया हुआ था सिलीमैन को। और दास प्रथा जो है 1833 का जो इसके समय पर रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें प्रतिबंधित कर दिया गया था। और सती प्रथा को जो है 1829 में जो है
धारा 17 के तहत 1829 में धारा 17 के तहत जो है एक कानून बनता है, उसके तहत प्रतिबंधित कर देता है। तो आपका प्रश्न जो है ठगी प्रथा को लेकर के है। अब तो ये कैप्टन स्लीमैन हो जाएगा। इसने जो है बहुत कार्य किया है स्लीमैन ने। जो है कटनी जिले का एक गांव है, मध्य प्रदेश की कटनी जिले का सलीमनाबाद, उसी के नाम पर जो है गांव का नाम भी रखा गया है, क्योंकि ठग जो है खतरनाक व्यक्ति होते थे भाई। ये एकमात्र कानूनों का जो है अंग्रेजों का ऐसा कानून था जिसे कि भारत की जनता द्वारा पूरा समर्थन दिया गया था। ये ऐसा पहला कानून था जिसे भारत की जनता द्वारा पूरा समर्थन दिया गया था, और ऐसा कहा था कि भाई हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ऐसा क्या करो, ये चीज़ें जो है इनको ख़त्म करो, क्योंकि ठग खतरनाक होते थे। ठग जो है, ये ठग सिर्फ पैसा रुपये की ठगी नहीं करते थे। ये ठग क्या करते थे कि लोगों को जो है बहला फुसला करके पहले अपने गिरफ्त में लेते थे, और उसके बाद इनको क्या कर देते थे, बलि चढ़ा देते थे। और बलि चढ़ा देते थे तो इन्हें ठगी का अपना पाप नहीं लगता था। इन्हें ऐसा लगता था कि यह जो है भगवान की सब लीला है, उनका ही सब मन है, उन्हीं का विचार है, तो इसलिए हम जो है बलि चढ़ाते हैं, हमारा जो है ठगी व्यवस्था का अच्छा धंधा चल रहा है। तो स्लीमैन ने इसको क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और 1826 से लेकर के 1835 तक, ठीक है, यह लगभग 1562 ठगों को क्या करता है, पकड़ता है। मतलब एक फौज रही होगी इसके साथ में, और पकड़ने के पश्चात में बहुत लोगों को फांसी दी, बहुत लोगों को जो है शूट एंड साइट किया, और बहुत लोगों को जो है कंट्रोल किया। तो वो कैप्टन स्लीमैन का नाम हमेशा जो है ठगी प्रथा के दमन में आता है, जो कि विलियम बेंटिक के समय पर हुआ था। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से सामाजिक, देखिएगा यूपीएससी का प्रश्न भाई थोड़ी सी दूसरी तरीके से पूछा गया था, मैंने इसे दूसरी तरीके से तोड़ कर रख दिया था। प्रश्न ऐसा पूछा था कि कौन से सुधार जो है विलियम बेंटिक द्वारा किए गए थे। तो अगर आप जो है लगातार प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप जो है आसानी से सॉल्व कर लेंगे। विलियम बेंटिक, देखिए इसका 1828 से लेकर के 1835 तक का समय है, और यह समय ध्यान रखना दो रूपों में है। एक जो है यह बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता है, फिर बाद में जो है यही क्या होता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होता है। तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी यही हो जाता है। 1828 से लेकर के 33 तक जो है गवर्नर जनरल कहाँ के, यह जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है। और आप जानते हैं कि 1833 में रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था, और उस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बन गया था, यही बन गया था। तो 1833 से लगा करके 35 तक जो है भारत का गवर्नर जनरल भी रहा था। तो सती प्रथा देखिएगा 1829 में कानून बनाता है, और धारा 17 के तहत जो है इसको बैन कर देता है। बहुत महान विभूति का इसमें योगदान था भारत की, जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। क्या नाम था, राजा राम मोहन राय। उन्हीं के प्रयासों से ये हुआ था। उन्होंने तो, विलियम बेंटिक ने कानून का रूप दे दिया था बस से, ठीक है। तो दास प्रथा का उन्मूलन, तो यह दास प्रथा का उन्मूलन भी इसके समय पर होता है। सती प्रथा का भी हुआ था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान, ये बात भाई डलहौजी के समय पर होगी। 1850 की बात है ये, और 50 का समय किसका है, डलहौजी का समय है, तो ये गलत हो जाएगा। ठगों को, तो ये ठगों के बारे में भी कार्य किया था। तो आपका क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं किया, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपने ये क्या कर लिया, आईएएस का प्रश्न सॉल्व कर लिया। अभी का प्रश्न है भाई, 2023 का प्रश्न है ये। आगे बात करते हैं, और अगला प्रश्न है विलियम बेंटिक द्वारा, देखिएगा तो अभी ये हम क्या चीज़ें सॉल्व कर चुके हैं। सती प्रथा का उन्मूलन की बात कर रहा है, तो 1829 में किया था। धारा का नाम ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है। धारा 17 जो है याद रखेंगे। और किस महान भारतीय का योगदान है, तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय। समाज सुधार के संदर्भ में राजा राम मोहन राय का नाम ध्यान रखना। और एक है अभी 1856 में क्या आएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आएगा। क्या आएगा, विधवा का मतलब पुनर्विवाह हो सके, इसके लिए जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत प्रयास किया था। और डलहौजी अथवा कैनिंग के द्वारा जो क्या कर दिया गया था, कैनिंग 56 दोनों का समय रहता है भाई, डलहौजी का भी और कैनिंग का भी। तो ये जो है इनके समय पर क्या किया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में क्या किया गया था, विधवा पुनर्विवाह शुरू किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासियों की उन्नति के लिए लाया गया था। तो देखिएगा हिल असेंबली प्लान अगर आपको ये पता चले क्या है, तो भाई जनजातियों के उन्नति के लिए क्या है, एक प्रकार का कानून था। क्या है ये, एक कानून था। क्या था ये, कानून था। और अगर आप इस कानून की बात करेंगे तो यह कानून जो है 1700
96 में यह कानून लाया जाता है। और 1796 में जो गवर्नर देखेंगे तो कौन मिल जाएगा आपको, जॉन सोर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, जॉन सोर जो है यहाँ पर जो है गवर्नर देखने को मिल जाएगा। 98 में बेलेजली आएगा। तो आदिवासियों की उन्नति के लिए किया गया था ये कानून था। कहाँ पर जो है ये झारखंड क्षेत्र से संबंधित है, झारखंड से। वहाँ पर एक परगना होता था जिसका नाम संथाल परगना, और इस कानून के तहत जो संथाल क्षेत्र था यानी कि परगना जिले को कहा जाता है मुगल काल में, तो संथाल परगना संथाल जिला, वहाँ का जो मतलब उन जनजातियों का जो मुखिया होगा उसको क्या दिए गए थे, कुछ अधिकार दिए गए थे। क्या दिए गए थे, अधिकार दिए गए थे। किस में, हिल असेंबली प्लान में। और ये सब जो है किसने किया हुआ था, तो एक व्यक्ति है जो कि वहाँ के संथाल परगना के प्रथम कलेक्टर के रूप में जाने जाते थे, और वो हैं आपके क्लीवलैंड, अगस्टस क्लीवलैंड जो है। क्या नाम था उनका, उनका नाम था अगस्टस क्लीवलैंड। ये क्या थे, वहाँ के कलेक्टर थे। देखिए प्रश्न कठिन है, अगर आप जो है समय के अनुसार अनुमान लगाते हैं तो ये 2 ऑप्शन कट कर देंगे आप, क्योंकि इनका समय जो है 1813 से 23 तक है और ये बात 1796 की है, और इनका समय जो है 1828 से 35 तक है। 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे। अब हेनरी लॉरेंस और क्लीवलैंड, इनके आधार पर जो है आप क्या है लगा सकते हैं। तो 50% जो है आप क्या कर सकते, सही कर सकते थे इसको। तो आपका सही जवाब है क्लीवलैंड। आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से किस वर्ष बंगाल में जो है दासों के निर्यात को प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो सिंपल फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि एक घोषणा की जाती है। क्या की जाती है, एक घोषणा। और यह घोषणा जो है आपकी 1789 में जो है यह घोषणा हुई थी। और यह समय जो है किसका है, कॉर्नवालिस का समय है, कॉर्नवालिस का। क्योंकि 1786 से लेकर के 93 तक का समय किसका है, कॉर्नवालिस का है। तो ये सही जवाब हो जाएगा आपका। ये दासों के निर्यात को इसमें जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न है 22 नंबर का। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस नीति के तहत जो है किया गया था। तो देखिएगा आपसे प्रश्न पूछ रहा है अवध का विलय। देखिए अवध से अगर पूछे ये सहायक संधि इसने कब की हुई थी, तो अवध ने जो है सहायक संधि तो कब की थी, 1801 में की हुई थी। लेकिन विलय करना और सहायक संधि करना अलग अलग बात होती थी। सहायक संधि में जहां अंग्रेज सैन्य सहायता देते थे, और विलय करने में जो है वहां को पूरा ख़त्म कर देते थे, यानी कि पूरा का पूरा वो अंग्रेजी राज्य हो जाता था। तो कुप्रशासन के आधार पर ही इसका विलय किया गया था। और ये बात किसने की हुई थी, 1856 में जो है की हुई थी। और 1856 किसका समय है, डलहौजी का समय है। किसका समय है, डलहौजी का समय है। अगली बात करते हैं, सहायक संधि व्यवस्था किसकी है, बेलेजली की है। ध्यान रखिएगा, बेलेजली की जो है सहायक संधि व्यवस्था है। और अपहरण नीति कहें या इसी को हड़प नीति कहें या व्यपगत का सिद्धांत कहें या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप कहें, ये सब डलहौजी का ही है। ठीक है, डलहौजी ने भारत में जो है देसी राज्यों को हड़पने के लिए कई हथकंडे अपनाए थे। अगर कोई शासक मर जाता है तब भी उसका राज्य हड़प लेता था। गोद निषेध अधिनियम भी डलहौजी ने ही बनाया हुआ था। गोद निषेध अधिनियम, ये नियम बनाया गया था कि जिस राजा के पास में खुद का बच्चा नहीं है तो वो जो है किसी दूसरे राज्य को उत्तराधिकारी मतलब गोद लेकर के जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। मतलब क्या है, मतलब ये है कि तुम जब तक वो शासन कर लो और उसके बाद जो है क्या करो, कंपनी को अपना राज्य दे दो। तो ये भी कानून जो है किसके द्वारा, डलहौजी द्वारा बनाया गया था। आगे बात करते हैं, बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय। अब देखिएगा, एक तो हमने क्या पढ़ा था कि सहायक संधि व्यवस्था के तहत कौन कौन से राज्य विलय किए गए थे। अब यहाँ पर पढ़िएगा कि हड़प नीति के तहत है, हड़प नीति के तहत जो है, हड़प नीति के तहत जो कि डलहौजी द्वारा लाई गई थी। कब, ये 1848 में लाई गई थी। तो इस नीति के तहत किन किन राज्यों का विलय किया गया था और ये किसके द्वारा लाई गई थी, डलहौजी के द्वारा। गलती नहीं करना है भाई, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट समझ लो। और जो भी डाउट रह जाए कमेंट में बोल दो, अथवा टेलीग्राम का चैट बॉक्स आप लोगों के लिए खोल रखा है, दम से टेस्ट दो, चीज़ें रट जाएंगी, चिंता मत कीजिएगा, फटाफट प्रश्न बनेगा। बस जो है रेगुलर क्या करना है, आपको काम करना है। तो डलहौजी द्वारा जो है ये नीति लाई गई, हड़प नीति, और इसके तहत जो है कई राज्यों का क्या किया गया, विभिन्न तरीकों से विलय किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वो पहला राज्य कौन था और दूसरा कौन था, या फिर मतलब समय के हिसाब से पूछ जाते हैं इसका कब किया गया था। तो उन सभी प्रश्नों को मैं एक साथ कवर कर देता हूँ।
और ये कई बार ऐसा भी पूछ लेता है भाई, आपको ऊपर जो है राज्य दे देगा, फिर उनकी कोडिंग दे देगा, समय के क्रोनोलॉजी के आधार पर आपको क्या करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर मैं वो सभी राज्य बता देता हूँ। तो आपको देखिए, तो आप ट्रिक भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर मज़ा आए तो क्या कर लीजिएगा, उपयोग कर लीजिएगा, अन्यथा हंसिएगा मत, अन्यथा जो है फिर ट्रिक दोबारा नहीं बताई जाएगी। तो ट्रिक है कि जैसे आप जानते हैं कि भाई जब शादी विवाह का काम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं खास तौर से, तो उनको जो है सजने में बहुत समय लगता है। क्या लगता है? सजने में, मतलब अपना क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर करने में जो है बहुत समय लगता है। तो एक जो व्यक्ति है वो गुस्सा से कहता है, क्या कहता है कि सजय सजय सब सजय सब उलझना। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मतलब सजे में जो है, सजने में ही क्या कर देना, सब टाइम वेस्ट कर देना, यानी उसी में लगे रहना, उलझे रहना। ठीक है, तो अब इसी में जो है पूरे के पूरे आपके राज्य छुपे हुए हैं, इसी को याद करना है। देखेंगे कि सा से हो जाएगा आपका सतारा, पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, सतारा। और जय से हो जाएगा आपका जैतपुर, क्या हो जाएगा, जैतपुर। फिर हो जाएगा, सब से हो जाएगा आपका संबलपुर, क्या हो जाएगा, संबलपुर, संबलपुर। और ऊ से हो जाएगा आपका उदयपुर, क्या हो जाएगा, उदयपुर। और ला आपको क्या कर देना है, गायब कर देना है। झा से हो जाएगा आपका झांसी, सॉरी मैं एक चीज़ अभी खा गया, संबलपुर। संबलपुर के बाद में आपका होगा संबलपुर के बाद में जो है आप बघाट, बा से जो है आप बघाट ध्यान रखेंगे, बघाट, बघाट जो आपका प्रश्न है। और फिर ध्यान रखेंगे आप उदयपुर, क्या ध्यान रखेंगे, उदयपुर। फिर ध्यान रखेंगे झा से झांसी, झांसी। और ना से ध्यान रखेंगे नागपुर। अगर आप इतने कर लेते हैं तो आपका प्रश्न बन जाएगा। बाकी कुछ भी पूछता रहे आप अनुमान भी लगा लोगे, बाकी ऑप्शन क्रॉस कर दोगे। तो क्या पूछा है भाई, अभी इनका समय भी तो बताना है। तो 1848 में नीति शुरू होती है, तो 1848 में क्या हो जाएगा, सतारा हो जाएगा। और आपका 1849 में जो है जैतपुर हो जाएगा। और 1849 में ही संबलपुर का भी विलय किया जाता है। 1850 में जो है आपका बघाट हो जाएगा। और 1852 में जो है आपका उदयपुर हो जाएगा। और 1854 में जो है आपका झांसी हो जाएगा। और 1854 में ही आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसी के आगे जब डलहौजी अवध का किसी प्रकार से विलय नहीं कर पाता है तो उसे कुप्रशासन के आधार पर 56 में विलय कर लेता है, और 56 तक उसका शासन जो है ख़त्म हो जाता है। और पूरी की पूरी 1857 की क्रांति की क्या बारूद बना करके तैयार कर देता है। सभी अब जिनका राज्य भाई हड़पोगे तो वो राजा क्या होंगे, नाराज होंगे ना। तो ये सभी जो है 1857 की क्रांति में लड़ेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसीलिए तो लड़ी थी, नागपुर के भोंसले इसीलिए तो लड़े थे। तो आपसे प्रश्न पूछा गया बघाट को कब विलय किया गया था, बड़ी आसानी से आपका जवाब निकल आया। 1850 में जो है आपका बघाट का विलय किया गया था। तो ये ट्रिक आप जो है उपयोग कर लीजिएगा यदि उचित लगे। और आपके कमेंट जो है भाई देखते रहते हैं हर समय पर, ऐसा नहीं है। तो जो लोग क्या है कमेंट करते हैं ना, ख़ास तौर से ये उन लोगों के लिए है जो ये कमेंट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव में जो कमेंट करते हैं। मेरा जवाब जो है कुछ इस प्रकार से होगा कि वही होगा तरीका कि हम जो है सफलता से तुम्हें क्या करेंगे, मार देंगे, ध्यान रखना, अपनी सफलता से तुम्हें मार देंगे और खुशी से क्या कर देंगे, दफना देंगे। वही तरीका होगा। मेरा तरीका जो है बहुत ज़्यादा अलग नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी। देखिएगा प्रश्न समझिएगा, अन्यथा गलत कर देंगे, क्योंकि विलियम बेंटिक भी इस ऑप्शन में है, डलहौजी भी है। ये दो जो है इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। विलय के लिए जो विलियम, सॉरी डेरेजली नहीं है, ठीक है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो विलय के लिए जो दो ही गवर्नर जनरल प्रयास करते हैं, एक जो क्या करते हैं, बेलेजली साहब करते हैं प्रयास, बेलेजली साहब। और बेलेजली ने जो व्यवस्था लागू की थी उसे क्या कहते हैं, सहायक संधि व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, सहायक। लेकिन ये विलय की व्यवस्था नहीं थी। क्या विलय की व्यवस्था नहीं थी, ये सहायता देने की व्यवस्था थी, कमज़ोर करने की कहीं कहीं ने व्यवस्था थी। और विलय के लिए जो नीति बनाई हुई थी वो किसने बनवाई थी, डलहौजी ने बनाई हुई थी। किसने, डलहौजी ने। इसी नीति को क्या कहते हैं, थोड़ा सा प्रश्न घुमा करके पूछा है, डायरेक्ट भाषा नहीं पूछी हुई है, लेकिन अगर आप समझ रहे हैं चीज़ों को तो आप आंसर निकाल लेंगे।
और डलहौजी का समय तो आपको पता है 1848 से लेकर के 56 तक का समय है। इसी के समय पर जो है 1853 में ही क्या होता है, रेलवे होता है। इसी की तरह पर तार, जैसे टेलीग्राफ बोलते थे उस टाइम पर, इसका विकास होता है। इसी के समय पर डाक व्यवस्था, इसी के समय पर जो है क्या आया था 1854 का वुड डिस्पैच। तो अगर आपको समय चीज़ों का पता है, गवर्नर जनरल का समय पता है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। थोड़ा सा शुरुआत में लगता है भाई क्या बवाल हो रहा है, लेकिन जब आप करेंगे और समय आपको याद हो जाएगा तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है कोड कर पाएंगे। तो ये इसका उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ जाते हैं और आई थिंक जो है आपका लास्ट प्रश्न है आज का, और आपसे पूछ रहा है कि जेम्स एंड्रयूज रैमजे किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है। तो ये जो है ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो लॉर्ड डलहौजी का ही क्या है ये वास्तविक नाम है। तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, हमारे प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट। पढ़ते रहिएगा, लगातार मस्त रहिएगा, और बस यही कहेंगे कि अभी देखे ही कहाँ है नज़ारे हमारे असली उड़ान के, अभी देखे ही कहाँ है नज़ारे हमारे असली उड़ान के, वो और थे जो डर गए कद देख आसमान के, मैं दुनिया से अलग नहीं मेरी दुनिया ही अलग है। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, इस मंच को जो है बड़ा बनाने में मदद कीजिएगा, ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों तक क्या है हमारी चीज़ें पहुंच सकें। और जो मेहनत हम कर रहे हैं यह अगर 4 लोग इसका लाभ ले रहे हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4000 लोग भी इसका लाभ लेंगे तब भी मुझे इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कल्याण जो है सबका हो जाएगा, और मेहनत मुझे उतनी ही करनी पड़ेगी जितनी मेहनत हम 4 लोगों के लिए करते हैं, तो 4000 लोगों तक भी जो है उसी मेहनत में हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, जुड़िएगा। टेलीग्राम में आपको निःशुल्क जो है टेस्ट प्रोवाइड की जा रहे हैं। आप जब कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं ना फ्रेंड्स, आप जो है MPPSC की कोई भी टेस्ट सीरीज़ खरीदेंगे तो आपको अधिकतम जो है 35 टेस्ट दिए जाएंगे, या अधिकतम 40 दिए जाएंगे। भाई कोई 50 भी दे सकता है, लेकिन आपको पता है हम लोगों ने जो है कम से कम 2-2.5 महीने से फ्री जो है कम से कम डेली 50-100 प्रश्न तो करते ही हैं अभ्यास। तो एक टेस्ट सीरीज आपकी डेली होती है, और जो है आप अभी तक जो है क्या कर चुके हैं, कितने टेस्ट लगा चुके हैं। तो आप इन टेस्टों में जहाँ आपको क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भाई यहाँ हमने टेस्ट सीरीज ले रखी है, सॉल्व कर ली है। और वहीं जो है आपको फैक्ट भी इतना अच्छा सॉल्यूशन भी नहीं मिलता होगा। और ये जो है इनका प्राइस जो है 1000 से ऊपर होता है, 1000-1500 रुपये, 800 रुपये, 10-1000 के आसपास का प्राइस होता है। मैं भी लेता रहा हूँ, तो मेरा इनसे नहीं होता रहा है, लेकिन मैं एक हिस्सा जो है इसके रूप में इस्तेमाल करता रहा हूँ। और जो है सॉल्यूशन वाली ऐसी क्लास खोजा करता था, लेकिन मुझे जो है कोई किताब नहीं मिली, जैसे मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो है कोई यूट्यूब पर नहीं मिलता था। सो मैंने क्या किया, खुद का जो है अपना तरीका बनाना शुरू कर दिया, और मैं जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए और हर प्रश्न का जो ऐसे बगल में जो है रफ में लिख लिख करके अपना सॉल्यूशन तैयार करता था। मेरे एक क्वेश्चन से 20 फैक्ट तैयार होते थे, और वो तरीका जो है क्या हुआ, फैक्ट फाइल आपके दिमाग में हो जाएगी, और एक समय के बाद में आप देखेंगे कि बहुत बेहतर हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।